गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आ जाइए फटाफट लाइव आ जाइए। फिजिक्स की आज क्लास नंबर 12 है। देखिए, आज हम चैप्टर की बात करेंगे। ऑप्टिक्स आपका कल कंप्लीट हो गया था, लाइट वाला चैप्टर, वेव एंड साउंड। तरंग और ध्वनि। इस चैप्टर के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वेव एंड साउंड, तरंग एंड ध्वनि। क्लियर? आपका यहाँ पे से ये आपका जो क्लास 9th बोल दो या फिर क्लास 11th बोल दो, वो वाला पोर्शन होता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको। पहले हम तरंगों के बारे में बात करेंगे, वेव्स के बारे में बात करेंगे, और फिर हम किसके बारे में बात करेंगे, साउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है, तरंग या फिर वेव होती क्या है? वेव या ये तरंग होती क्या है? जैसे आपका कोई भी माध्यम है, कोई भी मीडियम है, उसके अंदर अगर हम कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, उसका मेथड कुछ भी हो सकता है। आप उसको हिला देते हो, आप उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो अपनी तरफ से, तो वहां पर कुछ डिस्टरबेंस की वजह से उथल पुथल होती है। उस उथल पुथल को ही क्या बोलते हो आप? वेव बोलते हो या तरंग बोलते हो। तो किसी भी माध्यम में क्या करना, डिस्टरबेंस करना, क्या क्रिएट करता है आपका? वेव क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे अगर आप पानी के अंदर आप कोई पत्थर डाल देते हो, शांत पानी के अंदर कोई पत्थर डाल देते हो, तो इस तरह से उसमें लहरें सी उत्पन्न होती हैं। तालाब वगैरह में अगर आप पत्थर डालते हो, जितनी इस तरफ है उतनी ही इस तरफ भी आएंगी, ऐसे। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये एक तरह की तरंग है। ठीक है, ये एक तरह की क्या है, वेव है। क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि आपने पानी के अंदर क्या मार दिया था, कोई पत्थर मार दिया था, कोई स्टोन मार दिया था, उसकी वजह से डिस्टरबेंस क्रिएट हुई। ठीक है, उसी तरह से जब हम बोलते हैं तो हमारे आसपास की जो हवा होती है ना, ठीक है, वो हवा इस तरह से क्या करती है, अपनी जगह छोड़ करके इस तरह से वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देती है, आगे पीछे होने चालू कर देती है। ठीक है, इस तरह से जो हवा में प्रेजेंट पार्टिकल है, जो कण है, वो इस तरह से आगे पीछे होते रहते हैं। एक तो वेव क्रिएट होती है इस तरह से, इधर वाली, ये वाली, ठीक है, ऊपर नीचे, और एक कैसी होती है, आगे पीछे। तो ये दोनों ही क्या है, एक तरह का आपका डिस्टरबेंस है। ठीक है, डिस्टरबेंस है किसका? आपके माध्यम का। डिस्टरबेंस ऑफ मीडियम आपकी क्या क्रिएट करता है? वेव क्रिएट करता है। ठीक है, चाहे वो डिस्टरबेंस आप किसी भी तरह से क्रिएट करें। हिंदी में इसको बोलते हैं विक्षोभ, माध्यम का विक्षोभ। ठीक है, माध्यम में किसी तरह क्या करना है, डिस्टरबेंस क्रिएट करना, क्या क्रिएट करवाता है आपका? वेव क्रिएट करवाता है। तो वेव एक्चुअल में होता क्या है? वेव किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, वेव या तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक प्रकार का विक्षोभ या फिर आपका डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, और ये क्यों क्रिएट हुआ? ड्यू टू चेंज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के बदलाव की वजह से चेंज हुआ। आपने जो अपनी तरफ से ऊर्जा दी उस चीज को, और वो ऊर्जा ने क्या क्रिएट कर दिया? वेव क्रिएट कर दी, तरंगे क्रिएट कर दी। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं हम इसको, इट इज द डिस्टरबेंस इन मीडियम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ
एनर्जी, जब आप एनर्जी का ट्रांसफर करते हो तो उसकी वजह से क्रिएट होती हैं आपकी क्या, तरंगे या फिर वेव। अब वेव जो होती हैं, वेव दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, ठीक है। एक तो यांत्रिकी तरंगे होती हैं और एक अयांत्रिक तरंगे होती हैं, ठीक है। या फिर आप उनको बोल सकते हो इलास्टिक वेव्स और नॉन इलास्टिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं इलास्टिक वेव्स को, और नॉन मैकेनिकल वेव को इन इलास्टिक वेव भी या फिर नॉन इलास्टिक वेव भी बोलते हैं। हिंदी में इलास्टिक वेव को बोलते हैं प्रत्यास्थ तरंगे, ठीक है। तो आगे इसकी बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे, ये तो पता लग गया कि वेव किस वजह से क्रिएट होती है। वेव हमेशा किस वजह से क्रिएट होती है, जब भी आप किसी माध्यम में ऊर्जा देते हो उसको अपनी तरफ से, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होती है, आपकी वेव क्रिएट होती है, ठीक है। आगे इसमें बात करते हैं कि वेव होती कितने प्रकार की हैं। वेव बेसिकली आपके दो प्रकार की होती है, इसके अलावा भी एक प्रकार पढ़ा जाता है, पर हम मैक्सिमम जो हमारे पेपर में पूछा जाता है उसके बेस पर हम दो तरीकों में डिवाइड करते हैं। पहली वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स, और इसी को दूसरे नाम से जानते हो आप किसमें, इलास्टिक वेव, ठीक है। इलास्टिक वेव्स, मैकेनिकल को बोलते हैं यांत्रिक तरंगे, ठीक है। और या फिर अथवा आपका इलास्टिक वेव्स को आप क्या बोलते हो, इलास्टिक वेव को बोलते हो आप प्रत्यास्थ तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे, ठीक है। इनके बारे में बात करेंगे अलग से। और दूसरी वेव जो होती है वो होती है आपकी नॉन मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। दूसरे टाइप की जो होती है वो कौन सी होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स, या फिर आपकी, आप इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोल देते हो, या फिर आपके इनको इन इलास्टिक वेव भी बोल देते हो। दूसरे किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, या फिर इसी को ही आप जानते हो किन के नाम से, इन इलास्टिक वेव्स, ठीक है। नॉन मैकेनिकल मतलब अयांत्रिक की तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक। और इन इलास्टिक वेव को आप बोल दोगे अप्रत्यास्थ तरंगे, ठीक है। अब इनको इस कैटेगरी में किस तरह से डिवाइड करा आपने, इनको इस कैटेगरी में आपने डिवाइड करा कि कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनको किस चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, और कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। उस बेस पर हम दो तरह की तरंगे बोलते हैं कि भाई एक मैकेनिकल हो गई और एक आपकी नॉन मैकेनिकल हो गई, ठीक है। वो तरंगे जिनको चलने के लिए आपके माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उन तरंगों को आप क्या कहते हो, उन तरंगों को आप बोलते हो आपका मैकेनिकल वेव्स या फिर इलास्टिक वेव, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे अराइज हुआ, इन तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जबकि नॉन मैकेनिकल वेव्स जो होती हैं, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, एनी मीडियम टू ट्रेवल,
ठीक है, जैसे इनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, माध्यम से मतलब क्या है, पानी के अंदर जो तरंगे क्रिएट होती हैं, अब जब तक आप पानी में पत्थर मारोगे नहीं, अब पत्थर मारते रहो, पानी था ही नहीं, ठीक है, तो तरंगे कैसे उत्पन्न होंगी, नहीं होंगी, वेव्स क्रिएट नहीं होंगी। तो मैकेनिकल वेव, जो पानी के अंदर जो तरंगे उत्पन्न होती है वो कौन सी होती है आपकी, मैकेनिकल वेव या फिर इलास्टिक वेव। किसी रस्सी वगैरह कोई लाते हो, जो वेव क्रिएट हुई है वो रस्सी में हुई है ना, तो रस्सी नहीं होती तो वो वेव भी नहीं बनती। तो उसके लिए भी माध्यम की, ये इसका मतलब होता है माध्यम जिनके अंदर वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, सूरज से जो किरणें आती हैं वो आपकी कैसे आती हैं, आपकी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और वहां पे वो निर्वात से होकर के आती हैं, वैक्यूम से होकर के आती हैं, मतलब उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बट इस वक्त मैं बोल रहा हूं और आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हो, अगर आप लोग मेरे सामने होते तब भी आप मेरी आवाज को सुन पाते, कब, जब इस पूरे के पूरे रूम में क्या होती, हवा होती। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए माध्यम कौन है, मैं जब बोल रहा हूं तो मेरी जो एनर्जी है वो एयर के पार्टिकल्स को मिली, और वो एयर के पार्टिकल उस एनर्जी को आप तक लाए। ठीक है, तो यहां पर हमारी जरूरत क्या पड़ी, हवा का होना जरूरत पड़ी। तो जो साउंड वेव्स होती है जो हम बोलते हैं, वो भी एक तरह की ऐसी वेव्स होती हैं आपकी, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, उनको भी चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मैकेनिकल वेव्स को भी चलने के लिए आपकी मीडियम की आवश्यकता होती है। और सूरज से जो लाइट आती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के तौर पे, उनको चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, वो सीधे हमारे पास तक पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका नॉन मैकेनिकल वेव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर इनइलास्टिक वेव का आपका टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, तो अगर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि किन वेव्स को, तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, आपको एक और तरह की तरंगे आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो कौन सी होती हैं, आपको पता है हर मैटर किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, और एटम्स में कौन होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स के, इन कणों के मूवमेंट की वजह से, इनके हिलने डुलने की वजह से जो वेव क्रिएट होती हैं उनको आप बोलते हो मैटर वेव। ठीक है, बट मैटर वेव के बारे में आप ज़्यादा नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि अभी तक इनकी डिस्कवरी इतनी ज़्यादा नहीं हो पाई है। ठीक है, तो तीसरा हम बता देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं भाई, मैटर वेव्स, पदार्थ तरंगे। ठीक है, ये किसकी वजह से होती हैं, एटम में प्रेजेंट, आपके परमाणु में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की वजह से, की मूवमेंट की वजह से जो तरंगे क्रिएट होती हैं, उनको आप क्या बोलते हो, उनको बोलते हो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सॉरी मैटर वेव्स। अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स में पढ़ते हैं हम, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स, कि भाई मैकेनिकल वेव्स जो क्रिएट होती हैं वो कितनी तरह से क्रिएट होती हैं, मतलब कितनी होती हैं। ठीक है, यांत्रिक तरंगों के प्रकार, तो ये दो तरह की होती हैं, एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। एक क्या होती हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव और एक क्या होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है, आप एक को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे और एक को बोलते हैं आप अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं इनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, और इनको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। को क्या बोलते हैं हम, अनुदैर्घ्य तरंगे। दो तरह की आपकी तरंगे होती हैं मैकेनिकल के अंदर, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल, जो इस तरह से चलती हैं, इस तरह से ऊपर नीचे होती हुई चलती हैं, उसको आप क्या बोलते हो, ट्रांसवर्स वेव बोलते हो।
और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती हैं, जब पार्टिकल इस तरह से आगे पीछे होकर के मूवमेंट करे ना, ठीक है, मान लेते हैं ये पार्टिकल है, कभी आगे जाए कभी पीछे जाए, इस तरह से अगर वो मूवमेंट करता है, इस तरह से अगर वो गति दिखाता है अपनी, तो वो कौन सी वेव क्रिएट करता है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट करता है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर्स की, बाद में हम आएंगे किसके ऊपर, आपके लॉन्गिट्यूडनल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम टॉपिक बनाते हैं इसके अंदर कि भाई ट्रांसफर्स वेव किस तरह से आपकी क्रिएट होती है और इसके अंदर आपकी क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफर्स वेव की। ठीक है, मतलब आपके अनुप्रस्थ तरंगों की ये कैसे चलती हैं, ये इस तरह से चलती हैं आपकी। मान लेते हैं यहां पर, अगर आप यहाँ पे किसी एक रस्सी को बांध दो और रस्सी को एकदम से इस तरह से हिलाओ, तो रस्सी किस तरह से जाएगी आपकी, रस्सी की कुछ इस तरह से आपको शेप देखने को मिलने वाली है। ठीक है, पानी में पत्थर मारते हो तब भी क्या होता है, ऊपर की ओर तो दिखता है, नीचे की ओर भी उतना ही बनता है। ठीक है, तो इस तरह की वेव्स को आप क्या बोलते हो, ट्रांसफर्स वेव बोलते हो। ठीक है, यहां पर दो चीजें बनती हैं, एक तो बनता है क्रस्ट और एक बनता है आपका ट्रफ। क्रस्ट मतलब श्रृंग और ट्रफ मतलब आपका गर्त। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, क्रस्ट। ठीक है, श्रृंग, और इस वाले पार्ट को, नीचे वाले पार्ट को बोलते हो ट्रफ, मतलब आपका गर्त। ठीक है, तो जो क्रस्ट ट्रफ में या फिर श्रृंग गर्त में चलती हुई वेव्स होती हैं, आपकी तरंगे होती हैं, उनको आप क्या बोलते हो, अनुप्रस्थ तरंगे बोलते हो। जहां से ये स्टार्ट हुई और जहां पे जाकर ये फिर से अपनी पहली वाली पोजीशन पे आ गई, उसको आप क्या बोलते हो, एक वेवलेंथ बोलते हो। यहां से लेकर यहां तक इसको आप बोलते हो लैम्डा। लैम्डा मतलब इसका वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को आप तरंग दैर्ध्य भी बोल देते हैं। ठीक है, वेवलेंथ को आप तरंग दैर्ध्य भी बोल देते हो। इसके टॉप से लेकर के इसके टॉप को अगर मिलाते हो तब भी आपका क्या बनता है, एक लैम्डा मिलता है। ठीक है, इसके बॉटम से इसके बॉटम तक मिलाते हो तब भी आपका क्या बनता है, एक लैम्डा मिलता है। क्लियर, तो कंप्लीट होना चाहिए कुल मिलाकर के। एक कंप्लीट तरंग के दौरान जो आप डिस्टेंस ट्रेवल करते हो वही क्या कहलाती है, उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कहलाती है या फिर वेवलेंथ कहलाती है। ठीक है, अपनी मिड पोजीशन से अपनी मिड पोजीशन से कितने ऊंचाई तक जाती है। ठीक है, अपने मिड पोजीशन से ये कितने ऊपर तक गई, जैसे यहाँ पे गई ना ऊपर। ठीक है, ये अपने मिड पोजीशन से, इसको आप बोलते हो एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब आपका आयाम, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं या फिर आयाम बोलते हैं। और एक सेकंड में वो कितने साइकिल कंप्लीट करती है। देखो यहां से ये चली और यहां पर खत्म हुई तो एक साइकिल बना। ठीक है, फिर यहां से चली और यहां पर खत्म हुई, दो साइकिल बना। एक सेकंड में वो कितने साइकिल बनाती है, उसको आप बोलते हो फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हो, उस वेव की फ्रीक्वेंसी बोल देते हो, या फिर आप उस वेव की आवृत्ति बोल देते हो। आवृत्ति की जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है, आप हर्ट्स में नापते हैं। ठीक है, और ये होता है 1/टाइम। फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हो, 1/टाइम बोलते हो। ठीक है, इस तरह की जो तरंगे होती हैं जो क्रस्ट और ट्रफ में चलती हैं, श्रृंग और गर्त में चलती हैं, इनको क्या कहते हो, इनको आप बोलते हो अनुप्रस्थ तरंगे। क्या बोलते हो इनको, अनुप्रस्थ तरंगे। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है, यहाँ पे कि भाई ये किस किस मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये गैस में नहीं ट्रेवल कर सकती, गैस में इस तरह की तरंगे नहीं बनती। तो ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव किसके अंदर बनती है, ट्रांसवर्स वेव बनती है आपके एक तो सॉलिड में और एक लिक्विड में। दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है,
एक तो ठोस में और एक आपके द्रव्य में। ठीक है, दो माध्यम में आपकी ट्रांसवर्स वेव चल सकती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस माध्यम में ट्रांसवर्स वेव नहीं चल सकती, तो ये गैस में नहीं चल सकती। कहाँ नहीं चल सकती? गैस में नहीं चल सकती। ठीक है, गैस में नहीं चल सकती, सॉलिड और लिक्विड में ये इजीली ट्रेवल कर सकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया आपका एक। तो ये जो क्वेश्चन बन गए थे ये तो हो ही गए। अब देखिए यहां पर आपसे यूं पूछा जाता है जो पार्टिकल्स का मोशन होता है, जिनकी वजह से ये बनी है वेव, वो किस तरह से मोशन करते हैं। जैसे आपने इस माध्यम में, शांत माध्यम था, इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट करा, कोई भी विशोक क्रिएट करा, तो इसके पार्टिकल कैसे मूवमेंट करने लग गए? इस तरह से। इस तरह से। ठीक है, इन पार्टिकल्स को मिलाते हो तभी तो आपकी क्या बनती है? कंप्लीट वेव बनती है। इस तरह से। तो वेव तो कहां जा रही है? तरंग तो जा रही है आगे की ओर। जो वेव जा रही है वो कहां जा रही है? आगे की ओर। जबकि पार्टिकल्स का जो कंपन हो रहा है वो कहां हो रहा है? ऊपर नीचे। ठीक है, पार्टिकल्स का कंपन कहां हो रहा है? कंपन मतलब आपका जो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो कंपन हो रहा है वो पार्टिकल का। ट्रांसफर वेव जा तो कैसे रहती है? ऐसे आगे जाती है और उसके पार्टिकल इस तरह से मूव करते रहते हैं। ये चीज जा आगे रही है और पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहे हैं। इसके साथ ये पार्टिकल कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर वेव की डायरेक्शन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के बीच में जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का बनता है। एंगल बिटवीन wave motion and vibration of particle। यहाँ पे जो वेव मोशन और वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल के बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री। कणों के कंपन और तरंग के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाई ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है, ये जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं आपके, क्या लिक्विड के अंदर से निकलती हैं या लिक्विड के सरफेस से होती हुई निकलती हैं? ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव हमेशा सरफेस पर लाई करती हैं लिक्विड के। ठीक है, ऊपरी तल पर। ट्रांसवर्स वेव आपके जो वेव्स होती हैं जो लिक्विड के ऊपर होती हैं, ठीक है, ये लिक्विड के अंदर से ट्रेवल नहीं करती, लिक्विड के सरफेस से। जैसे ये पानी होता है तो पानी के ऊपरी सतह पे ये पूरी की पूरी। ठीक है, पानी जैसे ऊपर आएगा और पानी ही नीचे जाएगा, तो अंदर नहीं जाती, उनके सरफेस पे लाई करती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी ट्रांसवर्स वेव। यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए। देखिए आगे जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। अब जो लाइट होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, वो ट्रांसफर्स बन करके चलती हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफर मैकेनिकल वेव्स के दो प्रकार होते हैं। एक तो ट्रांसफर होता है, मतलब आपके एक तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई लाइट कौन सी है, मैकेनिकल है नॉन मैकेनिकल है? तो क्वेश्चन आता है नॉन मैकेनिकल है, अयांत्रिक तरंगे हैं आपकी, अप्रत्यस्थ तरंगे हैं, पर वो ट्रांसवर्स की फॉर्म में चलती हैं या फिर लॉन्गिट्यूडनल की फॉर्म में चलती हैं। तो लाइट जिसको हम प्रकाश बोलते हैं, ये एक तरह की ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है
ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, मतलब आपके अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है, अनुप्रस्थ तरंगों का एग्जाम्पल है। बट ये कौन सा होता है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। कौन सी होती हैं ये, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं, आपकी अयांत्रिकी तरंगे होती हैं। कहीं यांत्रिकी ना करे आना इनको, ठीक है। आपको एक दो बार पहले ही बताया है मैंने, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि लाइट किसकी वजह से क्रिएट होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की वजह से होती है, ठीक है। विद्युत तरंगे मतलब इलेक्ट्रिक वेव्स की वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कौन सी, चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक वाई एक्सिस में एक एक्स एक्सिस में है, तो वेव कहाँ जा रही होती है, जेड एक्सिस में जा रही होती है, इस डायरेक्शन में होती है आपकी वेव, ठीक है। इस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रेवल करती है। बात समझ आई। तो लाइट के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जब भी कोई वेव चलती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो किसके बराबर होती है, स्पीड होती है आपकी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। जो भी आपकी वेव है, चाहे आपकी मैकेनिकल वेव है या नॉन मैकेनिकल वेव है, उसकी जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो क्या होती है, आवर्ती गुणा में तरंग दैर्ध्य के बराबर होती है, ठीक है। ये फार्मूला लगता है। अगर आगे बात करें, ये आपका ट्रांसवर्स वेव पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वेव के ऊपर जो चलते हैं वो कौन सी है, आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स मतलब आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे, ठीक है। ये अब कैसे चलती हैं भाई, सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये राइज होता है, पहला ही क्वेश्चन, कि किस किस माध्यम में चल सकती हैं। तो ये सॉलिड में भी चल सकती हैं, लिक्विड में भी चल सकती हैं, और ये गैसेस में भी चल सकती हैं। ठोस, द्रव्य, गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम में ये ट्रेवल कर सकती हैं। पर ये चलती कैसे हैं, ये चलती है कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में। देखो, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं तो हम हमारी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो एक बार हवा क्या आ जाती है, पास पास आ जाती है, हवा के सारे कण क्या आ जाते हैं, बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, इस तरह से। जब माध्यम के कण पास पास आ जाएं तो उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, संपीड़न। जब माध्यम के कण पास पास आ जाएंगे तो अभी यहां वाले दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। फिर से थोड़ी देर बाद वो कण थोड़ी दूरी पे जा करके वो कण पास पास आ जाते हैं। तरह से कण पास पास आ जाते हैं, कणों का दूर जाना, फिर से ये पैटर्न रिपीट होएगा, इस तरह से चलता रहता है। जब कण पास पास आ जाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन, ठीक है, संपीड़न, ठीक है। और जब वो दूर दूर चले जाते हैं उसको बोलते हैं रेयर फैक्शन। क्या बोलते हैं, रेयर फैक्शन, विरलन,
ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है। अब ये कर क्या रहे हैं, ये इस तरह चलते आगे पीछे आगे पीछे। देखो जब ये दोनों पार्टिकल ये दोनों पास पास है जब तो कंप्रेशन हुआ, और ये दोनों पार्टिकल दूर दूर गए तो क्या बना, रेयरफेक्शन बना। ठीक है, तरंग जा कहां रही थी, तरंग इस तरफ जा रही थी, और इसके कण कहां हैं, इसके कण भी इस तरफ जा रहे हैं। इसके कणों की गति कहां है, इसी तरफ, तरंग की गति भी कहां है, इसी तरफ। ठीक है, तो यहां पर एंगल कितने बना, 0 डिग्री का बना। वेव और उनके पार्टिकल का जो मोशन होता है वो क्या होता है, एक दूसरे के समानांतर होता है, पैरेलल होता है, 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, पिछले में कितने था, 90 डिग्री पे था। तो ये दूसरा क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के फॉर्म में कौन सी वेव चलती हैं, तो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स चलती हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या बनता है, जब फोर्थ क्वेश्चन बनता है जब संपीड़न होता है तो डेंसिटी पे क्या असर पड़ता है। देखो जब पास पास आ जाएंगे, डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, घनत्व डेंसिटी आपका। ठीक है, ये क्या होता है, द्रव्यमान बटे में वॉल्यूम, मतलब आयतन आपका। ठीक है, मास पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज। अगर वॉल्यूम डिक्रीज तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज। और दबाव क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, दबाव या दाब क्या होता है, फोर्स बटे में एरिया, बल बटे में क्षेत्रफल। अब जब ये पास पास आएंगे तो एरिया डिक्रीज होगा और प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कंप्रेशन, सी और आर से बता देता हूं। सी जब कंप्रेशन होता है, जो संपीड़न होता है, तो डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो, और साथ ही साथ क्या हो जाता है, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है, दबाव भी इंक्रीज हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा रेयरफेक्शन, रेयरफेक्शन जब पार्टिकल दूर दूर चले गए, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, नीचे वाली चीज इंक्रीज, तो घनत्व क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और प्रेशर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज, क्योंकि एरिया फैल जाता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के बारे में। यहां तक किसी का डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, जो साउंड होता है, हम जब बोलते हैं तब कौन सी वेव उत्पन्न होती है, लॉन्गिट्यूडनल या ट्रांसफर। जब हम बोलते हैं, इतनी देर से मैं बता ही रहा हूं कि मैं बोलूंगा तो पार्टिकल इधर उधर जाएंगे, मैं क्या कोई भी बोलूं तो वहां पे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्रिएट होती हैं। और साउंड के वक्त आपकी कौन सी वेव क्रिएट होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मतलब आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। कौन सी तरंगे क्रिएट होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, मतलब इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस वजह से हमारा जो साउंड होता है, जो ध्वनि होता है, हमारी ध्वनि कितनी होती है, 0 होती है। कब, वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। नॉर्मल पूछते हैं आपसे कि भाई वेलोसिटी ऑफ साउंड कितनी होती है, आप 340 बोल देते हो, 332 बोल देते हो। ठीक है, डिपेंड करता है वहां पर ह्यूमिड एयर है या नहीं है, आगे बात करेंगे उसकी। बट ध्वनि के निर्वात, हमारी जो ध्वनि होती है, साउंड जो होता है हमारा, वो 0 होता है निर्वात में, क्योंकि निर्वात कोई माध्यम नहीं होता। ठीक है, निर्वात में कोई माध्यम नहीं है, और इनको चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए यहाँ पर इनकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, स्पीड जो होती है वो कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसके रिगार्डिंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के रिगार्डिंग। ठीक है, यहां तक अगर किसी का भी कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मैंने ऑप्टिक्स में सारा डिस्कस करा था। आगे चलते हैं। ये आपकी वेव्स के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हो गए सारे के सारे। आपसे अब पूछ लेगा, जब पानी में पत्थर मारते हो कौन सी वेव्स क्रिएट होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं आपकी। ठीक है, बोलते वक्त कौन सी तरंगे क्रिएट होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। जब किस वेव को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अयांत्रिकी तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
ठीक है। अयांत्रिकी तरंगें किसकी तरह होती हैं? ट्रांसवर्स वेव की तरह होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगों की तरह होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साउंड के बारे में। साउंड वेव्स, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है? साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। लाउडनेस क्या होती है, प्रबलता क्या होती है, पिच क्या होती है, गुणवत्ता क्या होती है, इंटेंसिटी क्या होती है, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया था कि फ्रीक्वेंसी होती है हर किसी चीज़ की। ठीक है, ध्वनि तरंग हमारे, जो ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा ही होती है। हम जब बोलते हैं तो ऊर्जा का क्या करते हो? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हो। मैं बोलूंगा और आप लोगों को सुनाई देगा। ठीक है, पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जो साउंड वेव्स होती हैं कौन सी वेव्स होती हैं? तो भाई एक मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। और मैकेनिकल में भी कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल है। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब इसको माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, मतलब एक तरह की यांत्रिक तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगों का एक प्रकार है ये। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब आपका अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। ठीक है, निर्वात के अंदर, निर्वात में इसकी चाल कितनी हो जाती है? वैक्यूम में इसकी स्पीड कितनी होती है? 0 होती है। स्पीड इन वैक्यूम कितनी होती है आपकी? 0 हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, भाई ये क्वेश्चन बनता है कि साउंड की जो स्पीड होती है वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो एक्चुअल में करता क्या है, जब मैं बोलता हूं तो मेरे हवा जो मेरे आसपास की है उनमें कंपन होने लग जाता है। ठीक है, और जितना ज्यादा कंपन होगा, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा कंपन होगा। ठीक है, तो आपको पता है सॉलिड में पार्टिकल सबसे पास पास होते हैं, लिक्विड में दूर होते हैं और गैस में सबसे ही दूर होते हैं। तो साउंड की जो स्पीड होती है, ध्वनि की जो चाल होती है ना, वो सबसे अधिक किस में होती है? सॉलिड में होती है। ठीक है, ठोस में होती है। उसके बाद किस में होती है? लिक्विड में होती है। और उसके बाद किस में होती है? आपके गैस में होती है। सॉलिड में ये 6400 तक चली जाती है, 6400 मीटर पर सेकंड तक चलती है। लिक्विड में 1550 लेकर के आपके 1500 तक भी देखने को मिलते हैं, 1550 मीटर पर सेकंड तक हो जाती है। और गैस में सबसे कम हो जाती है। ठीक है, गैस में कितनी हो जाती है? 340 मीटर पर सेकंड तक हो जाती है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम बोलते हैं 332 मीटर पर सेकंड से 330 मीटर पर सेकंड से, डिपेंड करता है कि हवा किस तरह की है। आइडियल हम 332 हमको बहुत जगह देखने को मिलता है। बट आपका जो भूकंप वगैरह आता है, भूकंप वगैरह में आप देखते हो कि तरंगे बहुत तेजी से आपको सुनाई देती हैं। ठीक है, कंपन बहुत ज्यादा होता है। वहां पर सॉलिड तो होता है मटेरियल आपका। ठीक है, आप लोग जो ज्योग्राफी में पढ़ते हो भूकंप की तरंगों के बारे में, तो वहां पर लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स का डिस्कशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही अराइज हुआ कि जो इसकी साउंड होता है, जो ध्वनि होती है, इसकी स्पीड सबसे अधिक किस में होती है? तो सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद तरल में होती है, मतलब द्रव्य में होती है, और उसके बाद किस में होती है? गैस में होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं, जो ध्वनि होती है, स्पीड ऑफ साउंड होती है, वो किस किस चीज पर निर्भर करती है? जो साउंड की जो स्पीड होती है वो किस किस चीज पर निर्भर करती है? ठीक है, अगर हम नॉर्मल बात करते हैं कि भाई 22 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल टेम्परेचर है, तो हमारा जो साउंड होता है वो 320 मीटर पर सेकंड तक हमको सुनाई देता है। ठीक है, और जब आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है, तो 340 मीटर पर सेकंड तक आपका साउंड काम करता है। आइडियली आप बोल देते हो 332 330 मीटर पर सेकंड तक एक ह्यूमन की जो स्पीड होती है बोलने की, जो साउंड की स्पीड होती है, ध्वनि की जो चाल होती है, वो 332 मीटर पर सेकंड तक लाई कर सकती है। ठीक है, अब आपसे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई ह्यूमिड एयर मतलब आपकी नमी वाली हवा में आपकी साउंड ज्यादा होती है, या शुष्क हवा में, ड्राई एयर में आपकी साउंड ज्यादा होती है? तो इनके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले
इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल दबाव पर किस तरह से निर्भर करती है? तो भाई दबाव कम हो चाहे ज्यादा हो, ध्वनि की चाल पे कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, ताप के समान ना सॉरी अगर आपका प्रेशर कम ज्यादा होता है तो इस पे आपकी स्पीड पर कोई असर नहीं पड़ता। तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। दबाव का ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं होता। बट इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो आपका तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर अगर कम ज़्यादा होगा तो हम एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। जो तापमान होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हुआ आपका। सेकंड पॉइंट है कि टेम्परेचर पे किस तरह से असर पड़ता है। अगर तापमान बढ़ा दूं तो ध्वनि की स्पीड बढ़ेगी या घटेगी? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। तो जो ध्वनि की जो चाल होती है ना, ध्वनि की जो चाल होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, किसके? तापमान के, अंडर रूट में तापमान के। जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। मतलब अगर तापमान बढ़ेगा तो आपकी बोलने की जो साउंड की स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। क्लियर? अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको डेंसिटी से, कि भाई किस तरह से वो घनत्व पर, हवा के घनत्व पर किस तरह से निर्भर करती है। ठीक है, तीसरा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो भाई ये डेंसिटी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो ध्वनि की चाल होती है वो घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर घनत्व ज्यादा होगा तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? ध्वनि की जो स्पीड हो जाती है, साउंड की जो स्पीड होती है वो कम होती है। और अगर घनत्व कम होगा तो ये क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन अराइज होता है आपका ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर का। ठीक है, ड्राई एयर और ह्यूमिड एयर का। देखो डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर is greater than density of humid air। ये आपको याद रखना है हमेशा। जो ड्राई एयर होती है ना, शुष्क हवा जो होती है, उसका घनत्व ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नमी वाली हवा से। ठीक है, नमी वाली हवा जो होती है आपकी, नमी युक्त हवा का घनत्व आपका कम होता है। किससे? ड्राई एयर से। ड्राई एयर मतलब शुष्क हवा। और ये आपकी कौन सी हो गई? नमी युक्त हवा। ठीक है, अब देखो नमी जब होएगी तो वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, जब हवा ड्राई होएगी तो एयर पास पास में होगी। जब वॉल्यूम कम होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पर आपका जो शुष्क हवा होती है ना, आपकी जो ड्राई एयर होती है, ठीक है, वहां पर आपकी जो बोलने की क्षमता होती है, बोलने की जो ध्वनि की जो स्पीड होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू नमी वाली हवा के। तो ह्यूमिड बोल देते हैं, एच से बोल देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे आप अगर बरसाती मौसम होता है, नमी ज्यादा होगी, जब आप बोलते हो तो आपकी आवाज दूर तक सुनाई देती है।
आपकी आवाज दूर तक सुनाई देती है, कारण यही रहता है आपका, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हवा में नमी है, ह्यूमिडिटी है, तो आपकी आवाज क्या जाती है, ज्यादा दूर तक जा पाती है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साउंड के ऊपर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब आवर्ती और वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर। यहां तक किसी का भी डाउट है तो बताइए फटाफट। आगे चलते हैं इसमें। अब आपका क्वेश्चन आता है कि भाई आप किस रेंज तक, किस आवर्ती तक आप स्पीड ना सॉरी सुन पाते हो, साउंड को सुन पाते हो, किस फ्रीक्वेंसी के साउंड की रेंज में आप सुन पाते हो और किस में आप सुन नहीं पाते, और किस रेंज को आप क्या बोलते हो। देखिए, आप सुन पाते हो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज जो होती है जहां पर आप सुन पाते हो, फ्रीक्वेंसी रेंज आप 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक आप लोग सुन पाते हो, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम आवाज सुन पाते हैं। जब फ्रीक्वेंसी लो होती है तो उसको बोला जाता है लो पिच। लो फ्रीक्वेंसी को आप क्या बोलते हो, लो पिच। पिच मतलब तारतम्य, ठीक है। और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तब उसको बोला जाता है हाई पिच। क्या बोला जाता है, हाई पिच, ठीक है। अब यहां पे हाई पिच मतलब अधिक तारतम्य, ठीक है। अब 20,000 से कम की जो फ्रीक्वेंसी होती है इनको बोला जाता है इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोला जाता है, इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है। और 20,000 हर्ट्ज से जो ज्यादा की होती है उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासाउंड वगैरह में जो यूज करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। हम इस रेंज में सुन पाते हैं बस। जो लेडीज होती हैं, लेडीज की जो आवाज होती है उनकी पिच ज्यादा होती है, ठीक है। और जो मेंस होते हैं आपके, जो आपके आदमी होते हैं, उनकी पिच क्या होती है, कम होती है, ठीक है। मेंस की पिच क्या होती है, कम होती है। अब एक क्वेश्चन आता है लाउडनेस। पिच का मतलब हो जाता है पतली आवाज और मोटी आवाज का होना, ठीक है। जैसे तीखी आवाज नहीं होती, लेडीज की आवाज तीखी होती है, ठीक है। पिक्चर्स वगैरह में भी आप यूज करते हो, देखते हो कि भाई लेडीज चिल्ला रही हैं तो भाई साहब शीशे वगैरह टूट गए हैं, ठीक है। जो भूत वगैरह की फिल्म होती है वहां पर इस टेक्निक्स का आपका देखने को मिलता है। तो वहां पर वो कितनी फ्रीक्वेंसी की होती है, हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, अधिक तारतम्य वाली फ्रीक्वेंसी की वेव्स क्रिएट होती हैं, ठीक है, साउंड वेव्स। और जो आपके आदमी होते हैं उनकी आवाज मोटी होती है, ठीक है। आदमी की आवाज कैसी होती है, मोटी होती है, तो उनकी पिच कैसी रहती है, लो रहती है, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन आता है कि भाई लाउडनेस, लाउडनेस, ठीक है, ये आदमियों की ज्यादा होती है और औरतों की लाउड आवाज की जो लाउडनेस होती है ये क्या होती है, कम होती है। लाउडनेस का मतलब प्रबलता से होता है आपका, लाउडनेस मतलब आपका प्रबलता, ठीक है। जिसकी पिच कम होगी उसकी प्रबलता ज्यादा होगी, लाउडनेस ज्यादा होगी, मतलब आवाज ज्यादा भारी होगी, ठीक है। आपको देखने को मिलता है आदमियों की आवाज कैसी होती है, ज्यादा भारी होती है, ठीक है, और कम दूर तक जा पाती है। जबकि औरतों की आवाज हाई पिच की होती है, लो लाउडनेस की होती है, ठीक है, और ज्यादा दूर तक जा पाती है, ठीक है। आदमियों की आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें, जो लाउडनेस की यूनिट होती है,
ठीक है, लाउडनेस की यूनिट क्या होती है आपकी, डेसिबल होती है, डीबी से बताते हो आप इसको। लाउडनेस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, डेसिबल होती है। आप इसको किससे बताते हो, स्मॉल डीबी से। और हम कहां से कहां तक सुन पाते हैं, हम नॉर्मली जो हमारे कान होते हैं वो 45 से लेकर के 55 डेसिबल तक सुन पाते हैं। ठीक है, 80 जब 80 डेसिबल की साउंड को क्रॉस कर जाते हैं, जब डीजे वगैरह के पास जाते हैं, तो कुछ देर बाद हमारे कानों में दर्द सा होने लग जाता है, तो 80 डेसिबल से अबाव चला जाता है। और जब ये 120 डेसिबल से ज़्यादा हो जाते हैं तब हम अपनी सुनने की क्षमता को भी खो सकते हैं। तो लाउडनेस मैटर करती है। शहरों में लाउडनेस अलग होती है, गाँव के साइड में लाउडनेस अलग होती है। ठीक है, जितना वातावरण में रश होगा, ठीक है, मतलब जितना शोर शराबा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, आपकी लाउडनेस होगी। ठीक है, और उतना ही ज़्यादा आपके हेयर डैमेज होना, मतलब ईयर डैमेज होने का खतरा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं इंफ्रासोनिक पे, ठीक है, और आपकी अल्ट्रासोनिक पे। अब इंफ्रासोनिक को बोलते हैं अपश्राव्य तरंगे, ठीक है, और अल्ट्रासोनिक को बोलते हो आप प्रश्रव्य तरंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा चला जाता है कि भाई अल्ट्रासोनिक कौन सुन सकता है और इंफ्रासोनिक तरंगे कौन सुन सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे अराइज होता है। तो भाई आपका जो 20 हर्ट्ज से कम की तरंगे होते हैं वो अपश्राव्य तरंगे होती हैं, ये ह्यूमन बींग्स को सुनाई नहीं देती हैं बिल्कुल भी। ठीक है, सांप वगैरह हमारे अंदर थोड़ी सी भी हलचल होती है तो सांप एकदम से क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, तो सांपों के अंदर जो रेंगने वाले जानवर होते हैं जनरली वो आपके इंफ्रासोनिक तरंगों को सुन सकते हैं। ठीक है, और आपके डॉल्फिन्स हो गए, मछली हो गई, चमगादड़ हो गए, बंदर हो गए, कुत्ते हो गए, ये हाथी वगैरह हो गए, ये कौन सी तरंगे सुन सकते हैं, आपकी अल्ट्रासोनिक साउंड क्रिएट करते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे हाथी हो गया, हाथी के साउंड की लाउडनेस बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है वहाँ पे उसकी, सॉरी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसकी। ठीक है, लाउडनेस ज़्यादा होती है वहाँ पे, जैसे शेर की दहाड़ वगैरह हो गई। इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, अल्ट्रासोनिक तरंगे होती हैं, इनका कहाँ यूज करते हो। तो सोनोग्राफी वगैरह में अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, वहां पर आप अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करते हो। ठीक है, इसके अलावा आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं वहां पर आप इनका यूज करते हो। जैसे जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, अगर आपको उनको साफ करना पड़ जाए तो आप उनमें से अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ देते हो। ठीक है, तो वहां पे वो कंपन होने लग जाता है और कंपन करते करते पार्टिकल अपने आप बाहर की ओर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये यूज होता है आपका अल्ट्रासोनिक साउंड्स का। ठीक है, नेक्स्ट आपके टेक्निक्स यूज होती है जिसको हम बोलते हैं सोनार। सोनार कहाँ पे यूज होता है, टाइटैनिक मूवी के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा कि भाई टाइटैनिक का जहाज डूब गया था। ठीक है, उसके डूबने का कारण क्या था, वो एक समुद्र के अंदर जो एक बर्फ की चट्टान थी उससे टकरा गया था। तो वहां पर एक टेक्निक का यूज हो जाता है उस टाइम पर, तो आसानी से हम बच जाते, जिस उस टेक्निक को क्या बोलते हैं, सोनार बोलते हैं। सोनार, ठीक है, सोनार की फुल फॉर्म क्या होती है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये होता है आपका सोनार। क्लियर। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये आपकी कोई शिप है, ठीक है, आप सिग्नल को भेज देते हो, नीचे ही कोई साउंड वेव भेज देते हो, और वो चीज अगर कोई चीज प्रेजेंट होगी तो उससे टकरा करके क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है, तो आपने आने और जाने की डिस्टेंस नोट कर ली डी। ठीक है, मतलब वो टाइम नोट कर लेते हो आप कि भाई इतनी देर में टाइम वापस आया। जो आपने साउंड नीचे भेजा, तो ध्वनि नीचे भेजी है, उसकी आपको क्या पता है, स्पीड पता है। स्पीड इजिकल टू क्या होता है, स्पीड मतलब चाल, दूरी बटे समय होती है, डिस्टेंस बाय टाइम होती है।
आपने टाइम नोट कर लिया, आपको स्पीड पता थी तो वहां से डिस्टेंस निकाल लोगे, पर ये डिस्टेंस आने और जाने की है तो उसको आधी डिस्टेंस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतनी दूरी पे जा करके एक ऑब्जेक्ट है जिससे हम टकरा सकते हैं, तो वहां से बच करके चलना है। तो इसका यूज कौन करता है इस टेक्निक का? जनरली हम पनडुब्बी वगैरह जो होती है, नेवी वगैरह में जो होते हैं, शिप वगैरह में हम इसका यूज करते हैं ताकि अगर आने वाले ऑब्जेक्ट से हम बचा जा सके। इसके अलावा जो बैट्स होते हैं, चमगादड़ होते हैं, ठीक है, वो भी इस टेक्निक का यूज करते हैं। हम देखते हैं शाम के समय जब चमगादड़ निकलते हैं तो बेढाल होकर के निकलते हैं, इधर उधर मोशन करते हुए, ठीक है, किसी चीज से टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते? क्योंकि भाई वो सोनार टेक्निक उनके अंदर इनबिल्ट होती है, वो अपने में से अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ते रहते हैं, ठीक है, उनको पता लग जाता है कि सामने इतनी दूरी पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसका यूज कर सकते हो? सोनार का यूज करते हो इन डेली लाइफ में। अगर आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट जो आपकी यहां पर पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है किस पे? डॉपलर इफेक्ट पे, ठीक है, कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। डॉपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके ये बताया था कि भाई जब आप किसी ध्वनि स्रोत की तरफ जाते हो तो आपको उसकी ज्यादा आवाज सुनाई देती है, क्या रीजन है उसके पीछे? डॉपलर इफेक्ट, हिंदी में भी इसको ऐसे ही बोला जाएगा, डॉपलर का प्रभाव। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास एक ध्वनि स्रोत है और एक श्रोता है, सुनने वाला है, ठीक है, ध्वनि स्रोत है मतलब आपका कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने वाला सोर्स है, और ये कोई पर्सन है, श्रोता है जो सुन पा रहा है उसको, ठीक। जब ये इसकी तरफ बढ़ेगा या फिर ये इसकी तरफ बढ़ेगा तो आपको इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी नहीं सुनाई देगी, इसकी ओरिजिनल आवृत्ति सुनाई नहीं देगी, ठीक है, वो अलग होगी। और जब ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो आवृत्ति होती है, ये ज्यादा सुनाई देती है। मान लेते हैं इस सोर्स, इस पर्सन को हमने फिक्स रखा, ठीक है, सोर्स इसकी तरफ जा रहा है तो यहां पर जो इसको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ठीक है, वो ज्यादा सुनाई देगी, ठीक। अब इसको फिक्स रखा, इस पर्सन को इसके पास लेकर के आए, तब भी फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। सोर्स को आपने मोशन करवा दिया और पर्सन क्या कर रहा है? पर्सन ना, सॉरी, इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, सोर्स को दूर ले जाते हैं और उस आदमी को फिक्स रखते हैं, तो उसको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देती है? कम सुनाई देती है, ठीक है। जो प्रोड्यूस कर रहा है ना उससे भी कम सुनाई देगी। अब सोर्स को फिक्स रखा, पर्सन को दूर ले गए, तब भी आपको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? कम सुनाई देगी। और अगर आप दोनों को ही दूर ले जाते हो, इस केस में भी आपको फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी? कम सुनाई देगी। अब इस वक्त जो आप फ्रीक्वेंसी सुन रहे होते हो उसको आप बोलते हैं अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ये सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी है इनको आप बोलते हो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, आभासी आवृत्ति। तो ये भाई आपका साउंड वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ डॉपलर इफेक्ट के बाद। यहाँ तक किसी को भी आपको डाउट हो तो भाई आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब आपका फिजिक्स में जो एक पार्ट रहा है वो रहा है आपका क्या? फ्लूइड वाला, ठीक है, और प्रेशर वाला, ठीक है। ओवरऑल एक ही चैप्टर है फ्लूइड और प्रेशर वाला, उसको कल या फिर परसों करेंगे, ठीक है। और आपका जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको मैं सैटरडे से स्टार्ट करूंगा, ठीक। सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन में आपकी केमिस्ट्री फिनिश हो जाएगी। 12 से 15 घंटे की केमिस्ट्री होती है आपकी, ठीक है। उसको मैं कोशिश करूंगा 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो की फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड करूं। अगर आप लोग लाइव देखने में कंफर्टेबल हो तो आप लाइव देख लेना या फिर उसको आप बाद में देख लेना, ठीक है। मैं आऊँगा लाइव ही, मैंने रिकॉर्ड करे थे पर उसमें ज़्यादा क्लैरिटी ना आ पाए, आप लोगों की कोई बाद में दिक्कत ना आए, इस चीज़ को दूर करने के लिए मैं लाइव ही आऊँगा। जो बच्चे देख पाएंगे उस टाइम पर उसको देख लेना, ठीक है। कल हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, बायंसी क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है, और उसके बाद आपका ये फिजिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप इन नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं।
अगर मैं फ्री हुआ तो मैं इंस्टेंट रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं बाद में आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको आपके बैच में मिल जाएगी अभी थोड़ी देर बाद।